विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ। आज के समय में जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो चिंताएं पूरी दुनिया के अंदर देखी गई हैं वो आप लोगों की परिचित हो गए हो सब क्लाइमेट चेंज की चिंताओं से। क्लाइमेट चेंज आज के समय की सबसे विकट समस्या है और ये समस्या कोई प्रकृति प्रदत्त नहीं है। इन समस्याओं को हम लोगों ने तैयार किया है एक अंतिम विकास के लिए, एक ऐसे विकास के लिए जहाँ पे तमाम सुविधाओं को हमारे लिए रखा गया, लेकिन उसका ये अध्ययन नहीं किया गया कि आने वाले बहुत सारे सालों के बाद, 100 सालों के बाद, 200 सालों के बाद उसका कुप्रभाव, उसका फल इफेक्ट हम लोगों के ऊपर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। क्योटो प्रोटोकॉल इस 1 जनवरी 2013 को खत्म होने वाली थी। उसको फिर से हमने दोहा के क्लाइमेट समिट के अंदर एक्सटेंड किया। उसको फिर से 31 दिसंबर 2020 तक उसको एक्सटेंड किया गया और उसके लिए कोई कार्बन कट डाउन नहीं बनाया गया, कोई कांस्टेंट कार्बन कट डाउन किसी देश के ऊपर थोपा नहीं गया। बोला इस बात को कहा गया है कि हम 2 डिग्री तापमान को किसी तरह मेंटेन करेंगे। आप लोगों को भी पता होगा कि 2 डिग्री तापमान का क्या मतलब है। 2 डिग्री तापमान से लगभग एक ऐसा स्टैंडर्ड है जहाँ पे बताया जाता है कि अगर ये 2 डिग्री तापमान बढ़ता रहा तो अगले 2050 साल के बाद यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी की रिपोर्ट है कि अंटार्कटिका जो बर्फ है वो पिघल करके समुद्र के लेवल को इतना ऊंचा कर देगा कि समुद्र के आसपास बसने वाले जो तमाम बहुत बड़े हैबिटेशंस हैं वो समाप्त हो जाएंगे। भारत एक मुख्य क्लाइमेट लीडर है और अभी हाल ही के समय में हैदराबाद में जो कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी समिट जो हुई थी उसमें एक सर्वमान्य नीतिगत फैसला हुआ कि हम आने वाले वर्षों के 2015 तक बायोडायवर्सिटी फंडिंग को डबल करेंगे। और इन सब विषयों के ऊपर पिछले साल अर्थ समिट हुआ रियो में, तो रियो समिट में भी तमाम चिंताओं को, क्लाइमेट चिंताओं को दर्शाया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा व्यापक, जो सबसे नीतिगत फैसला हुआ वो है ग्रीन इकोनॉमिक्स। आने वाले वर्षों में एक ऐसे इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, एक ऐसे ग्रीन इकोनॉमिक्स की बात हो रही है जो लो कार्बन के ऊपर बेस्ड हो, जिसमें कार्बन एमिशन कम हो और उसके अंदर हम लोग तमाम जो वर्गों के लड़के हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड के हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हो, चाहे वो एकेडमिक सोशल साइंस के फील्ड के हो, पॉलिटिकल साइंस के फील्ड के हो, इंटरनेशनल अफेयर्स के फील्ड के हो, सबको एक साथ एकत्रित किया जा रहा है। एक यूनिफाइड पॉलिसी बनाई जा रही है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, जहाँ पे तमाम जो कैरियर बेस्ड जो लड़के हैं, जो प्रबंधन के हैं या वो टेक्नोलॉजी के हों, सबको एक साथ एक मार्ग पे लाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। और जो नेचुरल रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन समाज के छोटे से छोटे तबकों के पास बराबर से बराबर जाया जा सके। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या है कि हम लोगों ने कंटिन्यूअस उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया, उसका दोहन किया। और कोई भी राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र है उनका स्टैंडर्ड अपने स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाता। जब भी कोई इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं वहाँ पे विकसित विकासशील राष्ट्रों पे नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के लड़ाई हमेशा बनी होती है। वो बोलते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा यूज करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप लोग तो नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा यूज कर चुके, कार्बन का जो जितना इमिशन करना था आप कर चुके हैं, आप पॉल्यूशन फैला चुके हैं, अब आपको पे करने की जरूरत है। आपने पूरे समाज को, पूरी दुनिया को गंदा किया है, अब उसका खजाना चुकाओगे और उसको पेमेंट के जरिए आप खजाना चुकाओ, जिससे हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी खरीद सकें और आप हमें उस टेक्नोलॉजी को बनाने में और देने में सहयोग कर सको।
तो हाँ बिल्कुल है। पर्यावरण के क्षेत्र में बता देते हैं आपको कि पर्यावरण शिक्षा अब ग्रेजुएट के लेवल पे भी और मास्टर डिग्री के लेवल पे भी उपलब्ध है। पर्यावरण शिक्षा में के साथ साथ जो लड़के बीटेक करके जाते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वो आगे चल करके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हैं एमटेक करके। और पर्यावरण के इन्वायरमेंटल स्टडीज के साथ साथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स, बहुत सारे फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट जैसे कोर्स मौजूद हैं। आपको इस क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जॉब मौजूद हैं। और आने वाले वर्षों में अगर आपको सबसे ज़्यादा कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है तो ये इन्वायरमेंटल सेक्टर ही है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ग्रीन इकोनॉमिक्स का मॉडल आ रहा है उसमें तमाम वर्गों के लोग, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के लड़के हों, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के लड़के हों, चाहे वो इन्वायरमेंटल एरियाज के लड़के हों, सबका एक पॉल्यूशन बनाने की बात की जा रही है और सबका उपयोग लेने की बात की जा रही है। जैसे आप देखते होंगे कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को मिनिमाइज करने की बात कर रही है। जो समाज के अंदर सोशियो इकोनॉमिक गैप है, जो सामाजिक आर्थिक विषमता है, उसको बाहर के जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो आकर के अब कर रहे हैं कि सोशल सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो सोशल सेक्टर में जो आर्ट साइड के लड़के होते थे वो बोलते थे कि हमारे लिए केवल सिविल सर्विसेज, रेलवे और तमाम ये बैंक वगैरह के एग्जाम ही सरकार के साथ हम दे पाते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेज में बहुत बड़े कैरियर ऑप्शन को तलाश रहे हैं और दे रहे हैं। एक बड़ा फील्ड बन रहा है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। बड़े बड़े एनजीओ अच्छा पेमेंट दे रहे हैं आपको, अच्छे पेमेंट के साथ साथ एक नेतृत्व करने की क्षमता दे रहे हैं। आपको एक नेतृत्व मिल रहा है, आप एक लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं, समाज में उन वर्गों के साथ काम कर रहे हैं जो बहुत पीछे छूट गए थे। आप अपने मंडल में देख लीजिए, स्लम के बच्चों के साथ आप लोग ऑपरेट कर रहे हो, गंगा बचाओ मंच के साथ जुड़े हुए हो, वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। तो एक मल्टीफेस्टेड डायमेंशन तैयार हो रहा है डेवलपमेंट का। और वो डेवलपमेंट हम ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा युवा वर्ग है, सबसे बड़ी एनर्जी है और उस एनर्जी को पूरी दुनिया बनाने के काम में लगी हुई है, सोच रही है कि उस रिसोर्स को कैसे यूज करें। तो अपने आप को आप लोग संभालिए। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आज सब सब्जेक्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते हम लोग उसका एक सस्टेनेबल यूज करें, एक समतुल्य तरीके से आगे बढ़ करके उसके बारे में सोचे। नहीं ये हमारा सब्जेक्ट है और हमें इसके बारे में आगे चल करके सोचना है। ग्रेजुएट लेवल में भी जॉब उपलब्ध है, मास्टर डिग्री के ऊपर भी जॉब उपलब्ध है। आप अगर पर्यावरण के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो पर्यावरण के लिए बहुत सारे बिहार के अंदर बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार से इन्वायरमेंटल स्टडीज कर सकते हैं। मगध यूनिवर्सिटी में एड कॉलेज है, वहाँ से आप इन्वायरमेंटल स्टडीज कर सकते हैं। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में यह कोर्स मौजूद है, बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। बड़े स्तर पर ऊपर जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये कोर्स दे रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स मौजूद है। आपको टेरी, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बड़े बड़े इन्वायरमेंटल रिसर्च के सेंटर्स हैं। और आपको बताएं, आज जो बोला जाता था कि ये जो पर्यावरण विज्ञान है वो विज्ञान विषय वाले लड़कों के लिए, ऐसा नहीं है। अब जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लड़के हैं वो भी आकर के कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से ये मास्टर डिग्री ले सकते हैं। उनके लिए बड़ा ओपन क्षेत्र है। आप उसके बाद गैर सरकारी संगठन के साथ काम कर सकते हैं। गैर सरकारी संगठन आपको एक अच्छा सैलरी देती है और सैलरी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है सिटीजन बनने की, नागरिक बनने की। सैलरी ज़्यादा हम नहीं होता, आपको 12,000 15,000 की सैलरी में भी बहुत अच्छा लगेगा, किसी को 1 लाख की सैलरी में भी अच्छा नहीं लगता। तो वो काम करने का नेचर है। अब बहुत सारे इंजीनियरिंग के लड़के होते हैं, जाते हैं दिन भर 12 घंटे 14 घंटे का काम करते हैं, आते हैं अपने घर में बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लड़के 12,000 14,000 के जॉब में दिन भर लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, नीचे के तबके के लोगों से मिलते हैं और उनको लगता है नहीं यार हम अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड हैं, यही काम चाहिए। उससे क्या होता है कि आप समाज को समझते हो और आगे आने वाले 10 सालों के अंदर में आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी
क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक बड़ा मार्केट है। आर्थिक उदारीकरण के बाद हमने दुनिया को एक बड़ा बाजार दिया। बड़ा बाजार का ये हुआ कि कॉर्पोरेट लोगों का प्रभाव धीरे धीरे करके आम लोगों के अंदर बढ़ा। उन्होंने आम लोगों को फैशनेबल बना दिया। उसके अंदर रिक्वायरमेंट, डिमांड को जनरेट किया। जहाँ डिमांड नहीं थी वहाँ पे डिमांड को जनरेट किया और सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स को बनाए रखा। लेकिन आज स्थितियाँ ऐसी नहीं रही। अब पूरी दुनिया रिसेशन के दौर से गुजर रही है। अब रिसेशन के दौर में फिर हम उसी ट्रेडिशनल मेथड्स की तरफ जा रहे हैं, उसी पारंपरिक सोच की तरफ जा रहे हैं जहाँ से निकल करके हमने बात करी थी, जिसको हमने छोड़ दिया था हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को, जिसको हमने छोड़ दिया था ट्राइबल सेक्टर को, जो अच्छे कितना अच्छा सामान बनाते हैं। और उनका क्या होता है कि उनके सामान को हम लोग शहर वाले 10-20 लड़के जो चालाक आदमी हैं उसको उठा करके 1 रुपये में लाते हैं और यहाँ मेला लगा करके 10-20 रुपये में उस सामान को बेचते हैं। लेकिन अब स्थितियाँ बदलेंगी। अब हम उसके 1 रुपये के सामान को, जो 10 रुपये की प्रॉफिट होती थी, हम उसको 10 रुपये की प्रॉफिट देंगे। अब वही सोच हो रहा है कि हम जहाँ पे ग्राउंड लेवल के बारे में जाएं, ग्रास रूट पे काम करने की कोशिश करें। और जब तक आप ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे, आप खुद घूम करके नहीं देखेंगे कि स्थितियाँ क्या बनी हुई हैं, कहाँ पे रिसोर्स छूट रहा है, कहाँ पे गवर्नमेंट का प्रोग्राम, कहाँ पे नीतिगत निर्वाह की स्थिति बनी हुई है, कहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस है। ये पॉलिसी पैरालिसिस कभी दूर होगा जब हम बिल्कुल ग्रास रूट पे जा करके लोगों से बात करेंगे। हम आपसे बात करेंगे कि आखिर समस्याएं कहाँ हैं। सरकार को भी काम करना होगा, हमें भी काम करना होगा, और दोनों मिलकर के जब तक काम नहीं करेंगे, सरकार के ऊपर छोड़ देंगे, सरकार के कमियों को हम गिनाते रहेंगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को हम छोड़ ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आज अगर हम निराशा लेकर के चलेंगे तो कोई आशा निकल करके सामने नहीं आएगा। सरकार के उन नीतियों को हम समर्थन दें जो जनता के लिए है, लेकिन उन नीतियों के लिए हमें पुश करना पड़ेगा। जब तक हम पुश नहीं करेंगे तब तक वो कोई भी विकास आपको दिखेगा नहीं। बहुत बढ़ चुका है 1947 से हिंदुस्तान, ऐसा नहीं कि बढ़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि आज रोजगार का सबसे बड़ा अवसर हम दे रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। आज हमारी तीसरी इकोनॉमी है पूरी दुनिया के अंदर। हमने दिखाया है कि हिंदुस्तान एक पीसफुल नेशन होते हुए भी तमाम हमें कोई न्यूक्लियर रेस नहीं लड़नी है। हमने अपने न्यूक्लियर वीपन्स को बनाया भी है तो अपने एनर्जी यूज के लिए बनाया है। पूरी दुनिया को हमने बताया कि हाँ, यही ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम पूरी दुनिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। तो हिंदुस्तान इस डेवलपमेंट के लिए लीडर है और आज उसकी थ्योरी को बाहर वाले लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम जो बोलते हैं वो लोग सुनते हैं। पहले नहीं था, 10-20 साल पहले हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जब हमारे लड़के यहाँ से इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके और दूसरे फील्ड में जा करके जब उन्होंने नाम कमाया, आप देख लो पचौड़ी साहब, आके पचौड़ी यूएनएफसीसी के अध्यक्ष बने। हमारे यहाँ से पवन सुखदेव का एक बड़ा मॉडल है ग्रीन इकोनॉमिक्स का, उसको बोलते हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड इट्स बायोडाइवर्सिटी। वो मॉडल इतना कारगर है कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने उसके आने वाले सालों में जिस ग्रीन इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है, जिस हरित आर्थिक नीति की बात की जा रही है, जिस हरित आर्थिक तंत्र की बात की जा रही है, उसके देने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे यहाँ के पवन सुखदेव। तो आज IIM जैसे इंस्टीट्यूट, IIT जैसे इंस्टीट्यूट एक कारगर सरकार के साथ एक कारगर नीतिगत विषयों के ऊपर काम कर रही है जो हम लोगों को आने वाले वर्षों में इम्प्लीमेंट देगा। आप लोगों के अंदर अगर कोई